इथिकल और कुछ लीगल के तौर पर मैं आपसे बातें करूंगा, और एक्चुअल आपके पैसे की अदायगी कैसे होने वाली इस पे मैं बात करूंगा। 500 की संख्या हो गई है, अब इस मीटिंग में कोई और ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जिन्होंने इससे पहले मीटिंग ज्वाइन करी हुई, अगर उनको ये लगता है कि नए लोगों को इस मीटिंग को अटेंड करने देना चाहिए तो मैं अगले 5 मिनट का समय देता हूं। आप अगर चाहे तो लीव कर जाएं ताकि नए लोग इसको ज्वाइन कर सकें, क्योंकि पीछे के काफी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीद न टूटने दूंगा और न आपका पैसा डूबने दूंगा। आपको आपके पैसे की प्रॉपर अदायगी होगी, पूरी तरीके से अदायगी होगी। मैं किसी प्रकार से ना पर आप पर कोई एहसान कर रहा हूं, न किसी तरीके से मैं आपके किसी भी चीजों के लिए आप पे कोई उपकार कर रहा हूं। आपका पैसा है, आपका धन है, आपकी जमीन है और कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में साधन है। उसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई नया काम नहीं करना होगा, उसके लिए किसी प्रकार से मुझे कोई नई चीज नहीं करनी होगी। मुझे जो चीज दरकार है वो है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विश्वास, जो अब तक आपने बना के रखा। लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैं आप साथ अगर शेयर नहीं करूंगा तो ना तो आप समझ पाएंगे कंपनी को, मुझे, और ना तो रास्ते निकल पाएंगे। मेरा आपसे रिश्ता था, आपका कंपनी से रिश्ता था। हमारे और आपके रिश्ते के बीच में पता नहीं कैसे, किस वजह से, किस तरीके से एक ऐसी खाई बनती चली गई जिसका पूरा का पूरा खामियाजा आपको मिला है। मैं अपने आप को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी हूं, जिस जगह पर भी हूं, अगर देखा जाए तो मुझे अकेले खुद के लिए सोचना अगर होता तो मैं बहुत संतुष्ट और बहुत खुश था। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा जरूरी वो इज्जत, वो सम्मान, वो विश्वास जो आप लोगों ने मुझे बगैर कुछ अदा किए हुए सिर्फ मेरी मेहनतों को देखकर, मेरी ईमानदारी को देखकर दिया था, वो कमाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और हमारे आपके बीच में अगर एक दूरी आई तो इसके लिए कसूरवार वाकई में आज मैं अपने आप को समझता हूं, लेकिन ये गलती अनजाने से हुई, क्योंकि एक सिस्टम बना था, एक चैन बनी हुई थी, एक प्रॉपर लाइन थी, जिस लाइन के जरिए आपके पैसे कंपनी में आए या आप कंपनी से जुड़े, तो मैंने भी उसी लाइन के जरिए, उसी पाइपलाइन के जरिए आपका पैसा आपको देने की कोशिश करी। लेकिन मेरी सोच, मेरा विजन वो कुछ और था। 2019 के आखिर तक हमारे बहुत से साथियों का विजन और सोच वो नहीं रह गया था। वो लोग जो यहां से संदेशे लेकर जाते थे, रास्ते लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे, वो लोग अगर आप तक सही बात ना पहुंचाएं, आपको दिखाने के लिए वहां से हमारे पास आए कि मैं आपकी लायबिलिटी की बात करने जा रहा हूं, लेकिन आने के बाद मेरे पास अपनी व्यक्तिगत चीजों को सिर्फ खत्म करने के बाद, यहां जाने के बाद अगर वहां मुझे गालियां देने लग जाए और मुझे पता भी ना चले कि ये कहानी क्यों हो रही, क्योंकि मेरा विश्वास टूटा नहीं था लोगों के ऊपर से, तो एक डेंट, एक झटका उस वजह से मुझे लगना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप सभी कस्टमर उग्र होते चले गए, आप पास सही जानकारी नहीं गई और इसी में हमारा वक्त बर्बाद हुआ। मैं अभी आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अभी उन पॉइंट्स पे बात करने जा रहा हूं जिन पॉइंट्स के जरिए मैं आपसे आज की मीटिंग में बात करूंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे अब क्या होने जा रहा है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आपका पैसा कंपनी वापस कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयत्न से कर सकती हुए राशिद नसीम। मैं आपका पैसा वापस कल भी करना चाहता था, फिलहाल कल मैं कंपनी चलाना चाहता था, मेरी कोशिश थी कंपनी को मैं खड़ा करूं, लेकिन जब कंपनी के अंदर इस तरह के लोग पैदा होने शुरू हो गए जो बात मुझसे तो करे कि यस साहब कंपनी को खड़ा किया जाएगा, मिल कंपनी चलाएंगे, आगे कंपनी ले जाएंगे, कस्टमर को मेंटेन करेंगे, लेकिन आपके पास जाने के बाद अगर लोग ये कहें कि हमसे बात नहीं हो पा रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही, हमारा पैसा भी डूबा हुआ, जाइए FIR कर दीजिए, तो जब ये बीच के बिचौलिए अगर गलत बयानी करने लग जाए तो कंपनी खड़ी नहीं हो सकती है। इस बात को मैंने दिमाग से निकाल दिया। कंपनी कैसे काम करेगी, आगे कैसे खड़ी होगी, ये मेरी अपनी सामर्थ्य होगा, मैं कर लूंगा। लेकिन आज की डेट में मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर पैसा मैं वापस दे सकता हूं और मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास आपके पैसे की अदायगी का सामर्थ्य है, तो अब मैं उसको सही तरीके से
सही और गलत का फैसला आज मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो सही था उसने बात को सही तरीके से नहीं पहुंचाई। तो सही तरीके से, कानूनी तरीके से आपका पैसा मैं आपको वापस दूं, ये पहले मेरी जिम्मेदारी बनती। मैं शुरुआत करता हूं, आपको ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लॉजिकली मैं इसको प्रूव भी करूंगा और आप अपने स्तर पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके मैं कई एविडेंस और कई सबूत दूंगा। आज नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल पहले से मैं लगातार 150 करोड़ की कहानी बताता चला आ रहा हूं कि 150 करोड़ रुपए कंपनी ने वापस किए हैं कस्टमर्स को 2019 के अंत तक। ये 150 करोड़ आज नहीं मैं बता रहा हूं, मैं 2019 से ये बात बताता चला आ रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से ये बात बताता चला आ रहा हूं कि 150 करोड़ रुपए कंपनी ने रिकॉर्ड में है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में है, जो कंपनी ने वापस किए हैं कस्टमर्स के नाम पर, कस्टमर्स की अदायगी के लिए। ये पूरा का पूरा डेटा हमारा बैंक अकाउंट जैसे डिफ्रीज होता है, मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूं, ताकि मेरी बात आपके सामने सही साबित हो। आपको पैसा मिला या नहीं मिला, ये आपका उस समय का प्रयास और आपका भाग्य, लेकिन कंपनी ने पहला 150 करोड़ रुपए कंपनी खड़ा करने के लिए दिया, कंपनी काम करने के लिए दिया। ये बोल करके दिया गया, या ये बोलकर मुझसे लिया गया कि हम अपनी टीमों में, सपोज करिए कोई एक टीम है, आप किसी टीम से रिलेटेड हैं और उस टीम के अंदर अगर 50 करोड़ की लायबिलिटी है, तो 2 से 3 करोड़ रुपए इनिशियल जरूरत अगर है कंपनी खड़ा करने के लिए भी, काम करवाने के लिए भी, क्योंकि काम से ही चीजें आई थी और काम हमारा जमीन पे पड़ा हुआ था। ये पैसे इसलिए दिए गए कि जो बर्निंग लायबिलिटीज हैं, उन बर्निंग लायबिलिटी को खत्म किया जाए। जो टीमें काम कर सकती हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो काम कर सकें, और जमीनों पर काम करना शुरू कर दिया जाए, ताकि हमारे मैक्सिमम पैसे जमीन पड़े, जब पैसे वहां से आने शुरू हो जाएंगे, अदायगी कर सकें। लेकिन इस 150 करोड़ रुपए की स्टोरी अगर मैं आज की डेट में देखता हूं, तो सिर्फ ये समझ में आती है कि जिन जिन लोगों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए या जिन्हें पैसे दिए गए, मैक्सिमम उनकी अपनी व्यक्तिगत लायबिलिटी आज की डेट में 0 हो चुकी। ये पैसे आप तक गए या नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये 150 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल आप लोगों तक हो जाता, आप लोगों तक पहुंच जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में ये कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए या आपके पैसे की अदायगी के लिए इस तरह की मीटिंग कर रही होती। 150 करोड़ हवा में नहीं है, डेटा पे है, अकाउंट डिटेल पे है। 2019 के अंत तक कंपनी के बैंक अकाउंट जब तक क्लोज नहीं, सीज नहीं किए गए थे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तब तक ये पैसे जा रहे थे, इसकी अदायगी हो रही थी। और बहुत से एसोसिएट इसके अंदर होंगे और बहुत ढेर सारे ऐसे कस्टमर इसके अंदर होंगे जिन्हें मैं एलटीएल की स्टोरी याद दिला दूं कि एलटीएल के टाइम पर 15% काट कर कंपनी पैसा लेती थी। 10 लाख रुपए के प्लान में कंपनी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से 8.5 लाख रुपए लेती थी, और 1.5 लाख रुपए कहती थी कंपनी कि जिसके जरिए आ रहा है छोटी मोटी लायबिलिटी, लाइक स्कूटी, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें आप खत्म कर लीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने फंड ट्रांसफर किया हो 8.5 लाख रुपए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा 1.5 लाख रुपए उस एवज में छोड़ा जाता था, यानी 15% की उस समय छूट दी जाती लायबिलिटी खत्म करने के लिए। अगर कंपनी की नीयत भागने की होती तो 150 करोड़ रुपए अकाउंट से ट्रांजेक्शन ना होते और ये 10 लाख के बदले में 8.5 लाख रुपए न लेती कंपनी। और अगर कोई व्यक्ति 8.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख कंपनी से डिपॉजिट करा देता था, तो एलटीएल के टाइम पर हर टीम के लिए अलग अलग अकाउंट दिए गए। दुबई के अंदर एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में स्टेज से खड़े होकर मैंने बोला था, और इससे पहले मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग में भी होगा, कि जो पैसा आ जाता था एलटीएल टाइम में लोगों की डिमांड पर कि कस्टमर्स की लायबिलिटी बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है, अगर वो भी साथ में उतरती चलेगी तो हम काम बड़ा करते जाएंगे। 25% पैसा, यानी उस 1.5 लाख के बाद 2.5 लाख रुपए और कंपनी छोड़ती थी बैंक अकाउंट के अंदर, जिस बैंक अकाउंट का टोटल ऑपरेशन उन लोगों के हाथ में होता था जो टीम को लीड करते थे। यानी देखा जाए 10 लाख में 4 लाख रुपए कंपनी वही छोड़ देती थी लायबिलिटी उतारने के लिए। ये भी डेटा में और रिकॉर्ड में। अगर कोई ये कहता है कि एलटीएल में उसने 10 करोड़ का काम किया, तो 10 करोड़ में 4 करोड़ रुपए कंपनी ने वही छोड़ा लायबिलिटी उतारने। इस रिकॉर्ड को भी कंपनी प्रूव करेगी
और आप में से जो एसोसिएट जुड़े हो तो उनको पता होगा हर एक टीम के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट दिया गया था, और जो उस बैंक अकाउंट को लीड करता था उसके कमांड से अकाउंट डिपार्टमेंट उतने पैसे ट्रांसफर कर देता था और बाकी का पैसा वो एलटीएल के ट्रेडिंग में जाता था। जब बचा हुआ पैसा 6 लाख रुपए एलटीएल ट्रेडिंग में आना शुरू हुआ तो 40% की ऑलरेडी शॉर्टेज के साथ पैसा आया। उसके बाद भी मेरे पास कई ऐसे लोग आते गए, कई ऐसे प्रेसिडेंट आते गए जिन्होंने अपनी लायबिलिटी के बारे में बताया कि सर लायबिलिटी काफी बड़ी है, खाली इतने से नहीं होगा, कुछ अलग से प्लान करना पड़ेगा। मेरी जो नेचर रहा है, मेरी जो आदत रही है, उसके अनुसार आगे के बिजनेस कमिटमेंट के तौर पर मैंने उसके बाद भी उसमें से पैसे दिए। ये रिकॉर्ड एक बार नहीं कई बार मैंने ग्रुप पर अपडेट भी कराए हैं और लोगों ने इसके हिसाब किताब भी दिए किस किस की लायबिलिटी उतारी गई। अगर एलटीएल में 100 करोड़ का काम हुआ है तो 150 करोड़ के एवज में उसके 150 करोड़ के बाद 40 करोड़ रुपए अलग से लायबिलिटी के तौर पे दिए गए। ये प्रयास पैसे के हिसाब में नहीं दे रहा हूं, मैं कंपनी के प्रयास के बारे में बता रहा हूं। अगर कंपनी की नीयत 2019 में ही खराब हो गई थी भागने की तो ये पैसे कंपनी कभी भी किसी को नहीं देती। ये पैसे लायबिलिटी के नाम पर लायबिलिटी के तौर पे दिए गए, ये था कंपनी का प्रयास। अब इसके एवज में कंपनी क्या मिला ये बता देना चाहूंगा आपको। कंपनी के हर ऑफिस को खोला सिर्फ इसलिए गया ताकि लोगों के अंदर असंतोष न जाए, लोगों के अंदर विश्वास न फैले। लेकिन हमारे ही बीच के लोग अपनी ही टीम के लोगों को लेकर के आकर कंपनी के बाहर उपद्रव करना, ऑफिस से तोड़फोड़ करना, पुलिस लेकर के आना, 100 नंबर डायल करना ये शुरू कर चुके थे। मेरा एक सवाल है, कंपनी का ऑफिस खोला गया था, नया बिजनेस कम होता था, पुरानी लायबिलिटी ज्यादा निपटाई जाती थी। मैं रास्ते दे रहा था, 150 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मैं पहले फर्स्ट उसमें चुका था। 40 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मैं सिर्फ एलटीएल के हिसाब से आपको दे रहा हूं कि यहां तक पैसा दे चुकने के बाद मुझे ऑफिस सिर्फ इसलिए खोलना था कि आपकी लायबिलिटी चुकती रहे। ऐसा कौन सा स्टाफ होगा, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट होगा, ऐसा कौन मैनेजर होगा जिसके खिलाफ लगातार एफआईआर की धमकी दी जाए, पुलिस बुलाया जाए, इवन हमारे ऑफिस स्टाफ को भी अरेस्ट कराया गया। ऐसा कौन सा ऑफिस होगा मेरे भाई जो लगातार खुलता रहेगा? उसके बाद कोई नहीं खुलेगा। पैसा देने के बाद अगर एफआईआर हो रही है, पैसा देने के बाद अगर मेरे ऑफिस से तोड़फोड़ किया जा रहा है, आप में से बहुतों को पता होगा, हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में जानते हो, कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो। बता दूं, आर स्क्वायर के ऑफिस में पैसे की अदायगी के बाद भी लोगों ने पहुंच करके मेरा चैम्बर, डायरेक्टर का चैम्बर, ऑपरेशन चैम्बर का पूरा चकनाचूर कर दिया था, ये उपद्रव किया था। मुझे अब बताइए कि किस बिहाफ पर ऑफिस खुला रह सकता था? क्या किसी की जिंदगी इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है कि वो अपनी जान खतरे में डाल करके डेली ऑफिस बैठ करके आया और हिसाब देता रहे, आपकी लायबिलिटी दूर करता रहे? मैंने तो प्रयास किया था, अगर ना किया हो प्रयास तो बताइए आप। मैंने उस समय कोशिश की थी, मैं वहां पे नहीं था। उस टाइम पर आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए 10 रुपए अगर अदायगी थी तो 10 में मैं नहीं किया तो 10 पूरा दे दिया था। लेकिन 2-2, 3-3 रुपए कर कंपनी अपने संसाधनों को लिक्विडेट करके दे रही थी। कंपनी ने उस टाइम पर अपने बहुत से फ्लैट्स को बेचा था, कंपनी ने उस टाइम पर अपनी बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टी का सौदा लगा दिया था, कंपनी उस टाइम पर अपने बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी जहां एडवांस दिया था वहां से वापसी ले रही थी। हम पूरा कर ले जाते। हमने वकीलों की एक टीम बैठाई, वकीलों की टीम बैठाकर वहां पर जो आपके पैसे की अदायगी करने के लिए कस्टमर से बात करते थे, हमारे बहुत से साथी एसोसिएट्स, उनको मिला करके अपने कस्टमर्स का पैसा लेना, या ऐसे बहुत से चक्कर हुए जिसकी वजह से मजबूरन ऑफिस को बंद करना पड़ा। और एफआईआर पे एफआईआर भी लोग करते गए पैसा देने के बाद। मेरा भी पक्ष है, मेरा भी हक है जानने का ये कि अगर मैं पैसा दे रहा हूं, मैंने जिस कस्टमर का पैसा पूरा अदा कर दिया उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, मैं कभी शेयर करूंगा उसको। जिस कस्टमर का पूरा पैसा अदा कर दिया उस कस्टमर ने अपना एफआईआर वापस ना लेकर के आज जो मेरे नाम और डायरेक्टर के नाम पर इनाम घोषित हुआ उसी एफआईआर घोषित हुआ जिसका पैसा पूरा दे चुके हैं, जिसकी एफिडेविट ले चुके हैं, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात पे है कि मूलधन तो निकल गया, मिला करके प्रॉफिट कौन देगा? जब तक प्रॉफिट नहीं हो तब एफआईआर वापस नहीं लेंगे। ये हमारे साथ भी अन्याय किया गया है, ये ब्लैकमेलिंग हमारे साथ भी की गई। उस टाइम पर क्योंकि वो मूलधन पे तैयार हो गए थे एफिडेविट देने के लिए, इसलिए मूलधन पे पूरी अदायगी कर दी गई। और उसके बाद उसी एफआईआर पर मेरे खिलाफ और मेरे विरोध में एक इनाम घोषित होता है। आप में से जो बुद्धिजीवी हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि एक इंसान होने के नाते आप मुझे बताइए, क्या मेरी सुरक्षा, क्या मेरे स्टाफ की सुरक्षा मेरा अधिकार नहीं है? अगर मैं ही सुरक्षित नहीं रहूंगा तो कहां से? ये बात आप तक उस समय नहीं पहुंची। अगर ये बात आप तक उस समय पहुंची होती तो शायद मेरे ख्याल से इतनी उग्रता ना होती, लेकिन पहुंच इसलिए नहीं पाई कि सामने वो चेहरे खड़े थे जिन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया था, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी
कि हम कंपनी की लायबिलिटी को कस्टमर के सामने जाकर उतारेंगे, काम भी खड़ा करेंगे। हमें पता था 1,500 करोड़ की लायबिलिटी 150 करोड़ में नहीं उतर सकती, हमें मालूम था, लेकिन लोगों ने यही बात मुझसे कही थी, अगर इतना पैसा दे दिया जाए तो बाकी काम कर करके हम लोग चीजों को खड़ा कर देंगे। मेरे पास दुबई में 2019 से लेकर मार्च 2020 तक लोगों का आने का तांता लगा हुआ था। पहला पक्ष मेरा, मैंने कैश पैसा दिया, कैश अदायगी की, हमारे खिलाफ एफआईआर हुए, हमारे ऑफिस तोड़े गए, हमारे स्टाफ को अरेस्ट कराया गया, एफआईआर इतनी बढ़नी शुरू हो गई कि हमारे बैंक अकाउंट सीज हो गए। जिन लोगों ने एफआईआर किया पैसे की वापसी के लिए, मैं उनसे पूछता हूं क्या उनका पैसा वापस मिल पाया? बैंक अकाउंट सीज हो जाने की वजह से जो पैसे जा रहे थे वो पैसे भी जाने बंद हो गए। एक बात ऐड करता चलूंगा, कंपनी के तकरीबन बैंक अकाउंट हर एक क्लाइंट अपने तरीके से वेरीफाई करा सकता है, चेक कर सकता है, चाहे 2013 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन कंपनी का किसी गलत चीजों में नहीं हुआ है, ना व्यक्तिगत मेरे अकाउंट में हुआ है, ना मेरे किसी रिश्तेदार अकाउंट में हुआ, ना कहीं और हुआ है। उसे आप वेरीफाई करा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, जितने बैंक हमारे अकाउंट हैं, आप शाइन सिटी का नाम डलवा करके सारे अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं किसी बैंक वाले को खिलाकर। आपका विजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कंपनी ने बेईमानी नहीं करी है। 2019 तक हमने पैसा क्लाइंट को दिया है, हम पैसा देने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत बैंक अकाउंट के अंदर भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसके 7 बैंक सारे सीज हुए हैं। अगर मुझे पैसा लेके भागना होता तो मेरा अकाउंट जीरो होता, अगर पैसा लेके भागना होता तो ये 200 करोड़ रुपए आपको ना दिए जाते। एफआईआर पे एफआईआर बढ़ रही थी, ये एफआईआर मैनेज किया जाता। इन एफआईआर को मैनेज की 2 से 250 एफआईआर हुई हैं, ये 250 एफआईआर मैनेज करके बाकी पैसे ले लिए जा सकते थे। कुल टोटल एफआईआर जो हुई आप निकलवा ले, 260 एफआईआर से ऊपर एफआईआर नहीं पाएंगे आप। हम लीगल पे काम कर रहे हैं, हमने इन चीजों काम करना, बाकी सब एप्लीकेशन पे गई हैं, और 260 एफआईआर का जो टोटल वर्थ निकल करके आता है वो मात्र 10 करोड़ रुपए के अंदर का है। ये 10 करोड़ रुपए देकर सारी एफआईआर खत्म कराई जा सकती थी और लीगली हम पर कोई बात ना होती। लेकिन हमारा मकसद ना एफआईआर खत्म कराने को लेकर था, ना 1-2 कस्टमर लायबिलिटी खत्म करने था, हमारा मकसद पूरी कंपनी की लायबिलिटी उतारने का था। इसलिए हम उधर नहीं भागे, इसलिए उसके पीछे हम नहीं गए। 260 एफआईआर में तकरीबन 90 एफआईआर की हम रजिस्ट्री करा चुके हैं। यानी आज देखा जाए तो करीब करीब हमारे पास 170 एफआईआर का लोड है। 170 एफआईआर केवल बची, लेकिन 90 एफआईआर जिसकी हमने रजिस्ट्री करा दी है उसमें से मात्र 20 एफआईआर पे हमने एफआईआर लगाया। 70 एफआईआर आज भी वहीं स्टैंड कर रही है, एफआईआर नहीं लगवा पाए हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान पूरी कंपनी की लायबिलिटी हटाने पे था। मेरे पक्ष को जानकर के अभी तर्क पर आप इसको भी एक बार देखिएगा कि अगर मेरी नीयत खराब होती तो 150-200 करोड़ रुपए का पैसा क्यों बांटा जाता? उन लोगों को दिया गया जिनके जरिए आपकी जिम्मेदारी ली गई। लेकिन अगर उन लोगों ने इस पैसे को अपने मद में ज्यादा इस्तेमाल किया, अपनी लायबिलिटी ज्यादा, आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से जब मैं इस प्रयास पे लगा कि कंपनी की लायबिलिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हम जमीन लिखते जा रहे हैं, पैसा देते जा रहे हैं, उसके बाद भी एफआईआर हो रही है, उसके बाद भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो आखिर मामला क्या है? जब मैं लोगों में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ मार्च से, तब पता यह चला कि जिन लोगों को जमीनें दी गई उनकी टीम मुझसे कह रही कि उनकी लायबिलिटी पूरी बची हुई है, अभी लायबिलिटी नहीं खत्म हुई। जिन्हें पैसा दिया गया वो लोग परेशान हैं, वो लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं, उनकी टीम के लोग घर छोड़ भागे हुए हैं। तब समझ में आई कहानी कि आखिर ये पैसा गया कहां है, जमीन गई कहां। तब जब उसको वेरीफाई किया गया तब जाकर निकलकर चीजें सामने आई कि यहां पर जो चौकीदार था वही चोर है, जो पैसा लेके जा रहा था वही पैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है, वही सबसे पहले अपनी चीज इस्तेमाल कर रहा है। चलिए, एक चैप्टर पैसे की अदायगी करने के बाद भी अगर पैसा आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया, आप लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा, ये बात मुझे समय तक नहीं पता थी। जब मेरे बैंक अकाउंट सीज हो गए तब जो लोग मेरे पास यहां थे या जिन लोगों से मेरी बातचीत होती थी, ऐसा कोई मेन बंदा नहीं था मेरे भाई जिससे मेरी बात ना होती हो। अगर कोई ये कहता है आपसे कि राशिद जी से बात नहीं होती, गलत बात। ऐसा कोई मेन बंदा नहीं था जिससे मेरी बात ना होती हो। मैंने बात करना सिर्फ उन लोगों से बंद किया जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लेने के बाद अपनी टीम की जिम्मेदारी उठानी छोड़ दी और उसके बाद उनकी टीम मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने लगी। एफआईआर हुई, मैंने उन लोगों से बात करना तब बंद किया क्योंकि वो झूठा रोना रोते थे। इसके एक नहीं कई सबूत मेरे सामने जब आए तब मैंने उन लोगों से बात करना बंद करके मैंने नीचे टीम में काम करना शुरू किया। मेरा प्रयास 2019 से कभी लायबिलिटी खत्म करने के लिए नहीं हुआ था। अब मैं आगे आता हूं। 2019 में जब मेरे बैंक अकाउंट सीज हो गए तो जो लोग मेरे पास थे यहां आते गए, उन लोगों से यह मामला तय हुआ कि अब आगे
हम जमीनों पर रजिस्ट्री करा करके, क्योंकि हमने अपने स्तर से शासन प्रशासन से लगकर लीगल तरीकों से लग करके बैंक अकाउंट सीज हुआ है, कोई बात नहीं, हमारी जमीन है, हम जमीन पे लायबिलिटी उतार सकते हैं और वहां से रास्ता निकाल सकते हैं। हमने जमीन पे लायबिलिटी उतारने का रास्ता दिया। पहले जब कई प्रेसिडेंट को दिया तो कईयों ने हमसे तो हाँ कहा, लेकिन इंडिया जाने के बाद हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको आगे आना पड़ता, और अब वो अपनी लायबिलिटी उतार चुके थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी अपनी लायबिलिटी उतारने के बाद अपनी टीम की लायबिलिटी उतारते। हमने कई साइटों पर प्रोग्राम करा करके लायबिलिटी उतारने की कोशिश करी, कोई भी मेन लीडर लायबिलिटी उतारने के लिए साइट पर नहीं गया। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे आप तो आप ये पाएंगे। और उन्होंने क्या करना शुरू किया, ऐसे संगठनों से मिलकर के जिनका कोई वजूद नहीं था, सिर्फ अपने कस्टमर्स को डाइवर्ट करने के लिए कि ताकि उनके सर से ये जिम्मेदारी हट जाए, ऐसे संगठनों के साथ बैठ करके सिर्फ आपसे चंदा वसूलना था, बात करना था, उनकी वजह से आप हमें गाली दें, कंपनी को भगोड़ा कहें, जो काम कर रहा है आप उसको गाली दें, उसके खिलाफ FIR करें। इससे क्या मिला? 2020 में कंपनी ने लायबिलिटी उतारने का अभियान शुरू किया जमीनों पर। जरा इसको अपनी अंतर आत्मा की आवाज से एक बार पूछिएगा कि अगर हमारी नियत नहीं होती, अगर हमारा इरादा नहीं होता, तो पहले चलो पैसा दे दिया, गलती किया था। ये जो जमीनें रजिस्ट्री कराएगी कस्टमर्स को, जिन जमीनों पर आज रजिस्ट्रियां हो चुकी कस्टमर की, जिसपे लोग कब्जा पा चुके हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कानपुर हो, इन जगहों पर जहां थोड़ी बहुत रजिस्ट्रियां हुई हैं, इन रजिस्ट्रियों को भी करवाने की क्या आवश्यकता थी? आप कहेंगे डेवलपमेंट चार्ज। डेवलपमेंट चार्ज में कहीं पर 10% किसी ने दिया, किसी ने 20% दिया। जो डेवलपमेंट चार्ज में पैसा गया, साइटों पर अगर आप काम देखेंगे निर्माण का, वो लड़कों ने कराया। जो लड़के मेहनत कर रहे थे उनको प्याउट्स गया। एक छोटा सा डेवलपमेंट चार्ज दे करके आप कंपनी को चोर बना देते हैं। चोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जिन साइटों पर आपने रजिस्ट्री कराई डेवलपमेंट चार्ज दे करके, उन साइटों पर 50% पेमेंट देकर बाहरी प्लॉटर, बाहरी बिल्डर पूरी जमीन लेने तैयार था। जहां पर आपने 2 लाख रुपए दिया, वहां पे 5 लाख रुपए मुझे बाहर से मिल रहा था कि आप इस जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दीजिए, आप हमसे नगद ले लीजिए। और नगद लेकर के हमको ऑफर किया गया बेईमान होने के लिए कि आप ये पैसा लीजिए, कहां फालतू से चक्कर पड़ रहे हैं, सारा मामला पैसे से खत्म हो जाता है, मामला खत्म करिए, एनसीटी में कंपनी डालिए, जमीन हमें दे दिए, 200-300 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाता। नाम उजागर करूंगा, कुछ लोगों ने ईमानदारी से जो आपके मुंह पे कहेंगे कि राशिद जी को ये ऑफर मैंने दिया था और राशिद जी ने साफ मना कर दिया। और कुछ लोग बेईमानी से जो मेरे पास मैसेज भेजते गए कि भाई आपको इतना पैसा मिल जाएगा, जमीन आप लिखवा दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, कहां फालतू से चक्करबाजी में पड़े हैं। अगर डेवलपमेंट चार्ज मेरी नियत होती, डेवलपमेंट चार्ज अगर मेरा ईमान होता, अगर वो मेरा लालच होता, तो आपसे बड़ा पैसा मुझे बाहर का आदमी दे रहा था, आपसे बड़ा पैसा मुझे बाहरी व्यक्ति दे रहा था। आप जरा सोचिए अपने अंतरात्मा से पूछकर कि क्या मैं ये काम नहीं कर सकता था? जहां 100 प्लॉट की रजिस्ट्री करनी थी, 100 कस्टमर को मनाना था, FIR के डर थे, गिरफ्तारी के डर था, वहां कुछ नहीं करना पड़ता, एक आदमी के नाम पर पूरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्री कराई जा सकती। एक प्लॉट ऐसे बिल्डर भरे पड़े हुए हैं लखनऊ के अंदर, जिन्होंने हमसे खुद ये बात कही कि आप ये जमीन मेरे नाम लिख दीजिए, पैसा आप हमें दे दीजिए, और अपने कस्टमर को बोल दिए कि साइंटिफिक लायबिलिटी 50-50 में यहां खत्म होगी, जो आएगा हम देख लेंगे, अगर उतारेंगे ठीक, और नहीं उतारेंगे तो एनसीएलटी में चले जाइए और बता दीजिए वहां पर कि भाई ऐसे लायबिलिटी उतर पाएगी। मेरे भाई ये रास्ता मेरे पास था। इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, बिहार, कलकत्ता, ऐसी कई, इवन लखनऊ, ऐसी कई जमीनें मेरे पास इस डील पर आई मेरे पास कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, हमारा नाम रजिस्ट्री कर दीजिए, 6 महीना 1 साल के बाद हम इस पे काम करेंगे। ऐसी कई जमीनें जिसको आप जानते तक नहीं, ऐसे कई डील जिसे आप जानते तक नहीं। ये लोग इस बात का सबूत देंगे कि 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 10 महीना पहले, 1 साल पहले राशिद जी को यह ऑफर हुए कि अपनी जमीनों पर जहां प्लॉटिंग कराकर कस्टमर की लायबिलिटी उतार रहे हैं, स्मार्ट गेम करिए, एक साथ पैसा लीजिए। अगर मैंने वैदिक विहार में 100 प्लॉट की रजिस्ट्री ब्रह्मदासपुर में कराई, तो वैदिक विहार में अगर आपने 30,000 रुपए दिए हैं, बहुत बढ़ा के 50,000 दिए होंगे, तो 100 प्लॉट इंटू 50,000 रुपए कितना होता है जोड़ लीजिए आप डेवलपमेंट चार्ज में, जिसमें कंपनी के पास क्या पैसा आया, पेआउट क्या बटा, डेवलपमेंट क्या हुआ, ईंटें कितनी क्या आई, कितने किसान को पैसे दिए गए आपको नहीं पता। लेकिन उसी प्लॉट पर जो प्लॉट 3 लाख रुपए का था, 1.5 लाख रुपए भी राशिद जी को मिल सकता था किसी बाहरी से, कि 1.5 लाख में हमसे खरीद कर 3 लाख बंदा बेच सकता था किसी बाहरी से।
अगर डेवलपमेंट चार्ज का पैसा मेरी नियत होती तो कंपनी पहले ये काम करती, और ये ऑफर आज भी खुले हैं, ये ऑफर आज भी खुले हैं। अब से 3 महीना पहले भी मेरे पास इस तरह के ऑफर आए, लेकिन गवाह हैं वो लोग जिनको जवाब मिला है कि 1 रुपया की भी बेईमानी ना करूंगा, ना करने दूंगा। 1 रुपया भी, ये सारा मेरे कस्टमर्स का है, मेरे लोगों का है। लायबिलिटी उतरेगी, कोई भी जमीन कंपनी डायरेक्ट नहीं बेचेगी। उठा के देख लीजिए, मेरा चैलेंज है, हजारों रजिस्ट्रियां हुई हैं, मेरा चैलेंज उठा के देख लीजिए, कोई एक बंदा आके कह दे कि 1 इंच जमीन राशिद जी ने किसी बाहरी को बेच करके अपना पैसा लिया हो। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी जो हमारे पास थी, जो शाइन से नहीं थी, वो भी हमने बेचा है शाइन सिटी की शुरुआती दौर मदद करने के लिए। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी हमने अपनी बेची है, और हमारे शाइन परिवार के लोग गवाह हैं। कस्टमर लाने वाले भी वही हैं, बिकवाने वाले भी लोग वही हैं, पैसा ले जाकर अपनी लायबिलिटी उतारने वाले लोग भी वही हैं। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हमारी थी, हमने वो भी बेची है शाइन परिवार के लिए और आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें दूर जाना होगा, हमें भागना होगा, या हम बेईमानी कर रहे हैं। ये लोगों ने आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचाई ये बात, क्योंकि जो 10 रुपए यहां से चला था उसमें से 8.5 रुपए लोग खा गए थे, और सिर्फ 1.5 रुपए आपको दिया गया, तो 8.5 रुपए को जस्टिफाई करना था कि राशिद जी पैसा लेकर भाग गए। पैसा नहीं मिलेगा। मेरा अगर भागने का इरादा होता तो इतनी आसानी से आपके साथ जूम मीटिंग पे मैं बात कर रहा होता। मेरा भागने का इरादा होता तो मैं ग्रुप बना के अपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा होता। मैं जब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूं तो उस पर गालियां पड़ती हैं। जब मैं कोई वीडियो भेजता हूं उसे पोस्ट करके यूट्यूब पे लोग उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं। मेरी कम्युनिटी क्या नहीं है? क्या मेरे लोग नहीं है? मेरी सोसाइटी नहीं है? मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। अगर 1 साल मैं आप लोगों से अंतर्ध्यान हो जाऊं, 1 साल तक आप लोगों के बीच में ना आऊं, तो शायद मेरे ख्याल से 1 साल में आपस में आप लोग लड़ मर के वहीं खत्म हो जाएंगे, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप लोग अपने काम पे लग जाएंगे। ये राशिद नसीम है जिन्होंने आपकी लायबिलिटी जिंदा रखी, पैसा देकर, जमीन देकर, वॉइस रिकॉर्डिंग से, कॉन्फ्रेंस कॉल से, कस्टमर से बात करके। ये राशिद नसीम है जिन्होंने आपकी लायबिलिटी को जिंदा रखा है। क्यों? क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं। 250 से 300 करोड़ रुपए किसानों के पास एडवांस पड़ा हुआ है। मैंने अपने सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, लेकर उसके ऊपर जो बाकी पैसे पड़े हैं वहां पर वो अपने नाम करा लीजिए, कस्टमर की लायबिलिटी उतार लीजिए, प्रोजेक्ट डेवलप करिए, बाउंड्री वॉल का पैसा लीजिए, मकान का पैसा लीजिए, कैरियर भी बन जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कंपनी सर से कलंक भी हट जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। बाद में कुछ बच्चों ने मिलकर के जब लायबिलिटी उतारने के लिए जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया, जरा ध्यान से इसको समझिएगा और जवाब दीजिएगा अपने आप को। उन लड़कों ने जो जमीन पर उतर करके जमीन का डेवलपमेंट करा रहे हैं, प्लॉट कटवा रहे हैं, आपकी रजिस्ट्री करने के लिए आपको गाड़ी में बैठा करके तहसील तक लेके जा रहे हैं, तहसील जाकर आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उन लड़कों के खिलाफ FIR कराई जाने लगी। क्या कसूर था उनका? उन लड़कों की फोटो बना करके गद्दार, मक्कार, पिल्ला, कुत्ता, मां बहन गाली दी जाने लगी। आप मुझे बताइए चाहते क्या हैं आप? पैसा दे रहा हूं तो ऑफिस उपद्रव कर रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं मिला, जमीन दे रहा हूं, रजिस्ट्री करा रहा हूं तो आप वहां पे बदमाशी कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कैसे लायबिलिटी उतरेगी मुझे आप ये बताइए। आप ऑफिस से तोड़फोड़ करेंगे तो ऑफिस खुलेगा कैसे? बैंक अकाउंट सीज होगा, पैसा मिलेगा कैसे? जमीन में पैसे पड़े हैं, वहां लड़के काम नहीं कर पाएंगे, बेगुनाह लड़के गिरफ्तार हो जा रहे हैं, लायबिलिटी उतरेगी कैसे? और क्यों किया जा रहा है ये? सिर्फ इसलिए क्योंकि हल्ला मचता रहे, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, और आप परेशान रहे। कभी PIL के नाम पर, कभी FIR के नाम पर, कभी धरना प्रदर्शन पर चंदा देते रहे। आप मुझे बताइए तो सही कि 2019 से 2021 तक मैंने कहां पे रोका आप लोगों की आपकी लायबिलिटी नहीं उतारूंगा। मैं भाग गया, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जाती रही आप पास, मेरा वीडियो जाता रहा आप पास, उस पर गालियां पड़ती रही, फिर भी मैं भेजता रहा। मेरे ऑफिस तोड़े गए, फिर भी बच्चों ने खड़े होकर काम करने की कोशिश करी। चुपके चुपके होटलों में मीटिंग कराई मैंने, अपने लोगों को बुला करके कमेटी बनाई मैंने, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने के वहां रास्ते दिए गए। वहां जो लोग जाते थे वो लोगों को खबर करते थे, पुलिस वहां पहुंच जाती थी। आप मुझे बताइए कि कैसे लायबिलिटी उतरेगी? क्या ऐसे लायबिलिटी उतर सकती है? अगर आज मैं अपना ऑफिस खोल दूं, क्या लगता है ऑफिस खोलने के बाद, मैं आज सवाल करता हूं कि ऑफिस खोलने के बाद जब तक बैंक अकाउंट ऑपरेशनल नहीं होंगे तब तक क्या लगता है लायबिलिटी उतर पाएगी? पैसे से कहां से पैसा देगी कंपनी? पैसा पड़ा अकाउंट के अंदर है, 150-200 करोड़ कंपनी ने बांटा है, रिकॉर्ड है, कोई हवा में नहीं है, कहां से कंपनी पैसा देगी? जमीनों की रजिस्ट्री कंपनी ने कराई, रिकॉर्ड है,
उसके बाद साइटों पर पुलिस जाके लड़कों गिरफ्तार करने लगी, उठा के लाने लगी। साइटों पर डेवलपमेंट कराया जा रहा है, पुलिस जाके निर्दोष लोग उठा के लाके थाने में बैठा ले रही है सुबह शाम तक। आप एक माँ बाप बनकर बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को अलाउ करेंगे आप कि नहीं बेटा जाओ साइंटिफिक लायबिलिटी उतारो। तो जब मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, मेरे साधन काट दिए जाएंगे, तो मैं कहां से लायबिलिटी उतार पाऊंगा। मैं बिहार में आया, बिहार में कुछ बच्चों ने लायबिलिटी उतारना शुरू किया। यूपी वालों का कोई लेना देना नहीं था वहां से, जिन कमबख्तों को कोई लेना नहीं। वहां बिहार के बच्चों की फोटो बना करके, रोहित लड़का था, सोनू लड़का था, इनकी फोटो बनाकर सोशल मीडिया वायरल किया जा रहा है। और बाद में हमसे सौदा किया जा रहा है कि राशिद साहब जो डेवलपमेंट चार्ज आएगा उससे जमीन मत खरीदिए। 5.5 करोड़ से ऊपर एडवांस डला हुआ है जमीनों के ऊपर, बिहार के ताशी पर। उसकी बात कोई नहीं करता है। फालतू हिसाब 60-70 लाख का दिया गया कि ये पैसे चुकाने पड़ेंगे आपको, तब आप काम करेंगे। जेसीबी का पैसा बाकी, इसका पैसा बाकी, कमीशन पैसा बाकी। इन पैसों को चुकाया गया आधा, जो मेरी लायबिलिटी नहीं थी, उन पैसों का आधा चुकाया गया काम करने के लिए। वहां पर कुछ रजिस्ट्रियां कराई गई, लेकिन उसके बाद लैंड मैनेजर सीधा डील करता है कि यहां पे डेवलपमेंट चार्ज आप इतना लेंगे और जो पैसा आएगा वो जमीन पे नहीं जाएगा। आधा पैसा आप रखिए, आधा पैसा हम रखे, बाकी खत्म। सीधा ये डील की गई। उस दिन के बाद से मैंने वहां पर काम करना बंद कर दिया। इस बात के विटनेस बहुत से लोग हैं कि वहां का बेईमान लैंड मैनेजर अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए हमारे कस्टमर से करोड़ों रुपए लेकर बैठा हुआ है कंपनी के नाम पर कि हम किसान से रजिस्ट्री करा देंगे, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। रजिस्ट्री कराने के नाम पर आपको लूट रहे वहीं के लोग, वहीं बैठे लोग। हमने जब ये सब चीज देखा तो मैं रास्ते पर आता हूं। ये 2 रास्ते मेरे बंद किए गए। इन चीजों पर अपनी बात खत्म कर मैं रास्ते पे आता हूं। मैंने पैसा दिया, मेरा ऑफिस तोड़ा गया, मेरा बैंक अकाउंट सीज हुआ। कोई भी कंपनी इतने प्रयास के बाद अगर इस तरह से चीजें होती रहेगी नहीं कर पाएगी काम। मेरा वहां कोई कसूर नहीं था, ऑफिस बंद करना मेरा मकसद नहीं था। आखिरी टाइम तक ऑफिस खोला गया, ऑफिस उपद्रव किए गए, आपकी जानकारी में हो तो भी और ना हो तो ले ली जानकारी में। ऑफिस के अंदर जो बच्चे बैठते थे उन्हें पुलिस की धमकी, मारने की धमकी, गिरफ्तार करने की धमकी। हमारी लेडीज स्टाफ को गिरफ्तार कराया गया, उसका कोई कसूर नहीं था। वो जेल में रही 30-40 दिनों तक, उसका कोई कसूर नहीं था। हमें आप ये बताइए कि क्या उस समय ऑफिस खोल करके आपके पैसे बांटने की समझदारी दिखाना समझदारी होती? कतई नहीं होती। वहां से दूसरा रास्ता जमीन पर लाया गया कि चलिए साहब जमीन पर आपकी लायबिलिटी उतारी जाए। वहां से साइटों पर लोगों को धमकाना, पुलिस को बुला करके लोगों को गिरफ्तार कराना, साइट के ऊपर उपद्रव कराना, पूरी टीम ले जाकर वहां पे बंदूक, पिस्तौल, धमकी देना, न जाने क्या क्या चीजें की गई। कोई लड़का नहीं खड़ा हो पाएगा मेरे भाई, कोई कंपनी नहीं कर पाएगी। मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कि आप लोग को मैं छोड़ दूं और चुपचाप बैठ जाऊं। वो जमीन आपकी है, पैसा आपका है, मेरा कोई मोह नहीं है। मेरा मोह होता मैं कब का बेच देता उसको उठाकर, मेरा कोई मोह उसके ऊपर नहीं है। और चुपचाप बैठ जाऊं और आपको लड़ने दूं। 6 महीने के अंदर भूल जाएंगे आप। और विश्वास जानिए, मैं आज की डेट में आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई बकबक करता रहे मतलब नहीं, कानून मैं भी जानता हूं। कानून की यदि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी धारा मेरे साथ में है, मेरे ऊपर है, तो उसके लिए देश के अंदर कानून है, वकील हैं। ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप वकील हो, जितनी धाराएं लगी हैं, इन सारी की सारी धाराओं के अंदर अगर मैं अपीयर होता हूं या मैं इम्यूनिटी मांगता हूं, तो कई ऐसे रास्ते दिए गए हैं जिन रास्तों पे चल करके जो लोग आपको भड़काते हैं ना कि हम बांध के उठा लाएंगे, हम खींच के ला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सेक्शन में है ही नहीं ये चीजें। जब तक बैंक का गवर्न ना किया हो, सरकार का नुकसान ना किया हो, या कोई ऐसा काम आपने ना किया हो, सेक्शन नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया, इसके लिए वकील खड़ा होता है, ट्रायल होता है। आप कहेंगे कि हाँ भाई आपका पैसा मेरे पास पड़ा, मैं कह रहा हूं हाँ पैसा पड़ा हुआ, पैसा देने तैयार हूं, मेरी जमीन है, ऑफिस खोलिए, इजी है ये। एक रास्ता ये मैं चुपचाप बैठ जाऊं, प्रयास ना करूं, वकील लगा दूं और वकील लगकर काम करें, और फिर उसके बाद आप पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब मामला कानूनी प्रक्रिया में चला जाएगा। दूसरा रास्ता है जो मैंने चुना है, आपसे पूछे बगैर मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें चल करके आपकी लायबिलिटी खत्म होने में समय नहीं लगेगा। कि मैं खुद आपकी लायबिलिटी लेकर सारा हिसाब किताब बनाकर कि ये कंपनी के पास लायबिलिटी है और ये कंपनी की एसेट है, कंपनी ने इतनी जमीनें रजिस्ट्री कर दी हैं, कंपनी ने जो रजिस्ट्री करी उसका कब्जा दे पाने में कंपनी असमर्थ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भी 250-300 करोड़ रुपए किसानों पास पड़े हुए हैं, लोग बेईमानी कर रहे हैं, हमने इतने पैसे दिए हैं,
इतनी एफआईआर हमारे ऊपर हुई थी, हमने इतनी एफआईआर निपटाई, इस पर हमको अभी तक एफआईआर नहीं लगी है। हम ये पैसा आपका वापस करना चाहते हैं। कानून अपने प्रोटेक्शन में हमें रास्ता दे ताकि हम अपने ऑफिस को खोल सकें, खोल करके हमारा बैंक अकाउंट खोलने का मौका दिया जाए। एक लिमिटेड समय के अंदर आप में से जितने लोग अधिवक्ता होंगे, कानून के जानकार होंगे, उन्हें पता होगा कि कानून ये सुविधा देता है, ये प्रावधान कानून के अंदर है। या मैं एनसीएलटी में चला जाऊं और या तो मैं हाई कोर्ट के अंदर जाकर के आपकी लायबिलिटी को चुकाने का रास्ता खुद मांगू और अपने आप को वहां पर खुद पेश करूं कि ये मेरे पास संपत्ति है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट सीज हैं, मेरे ऑफिस बंद है, मेरे लोगों पर एफआईआर हो रही है, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोर्ट हमको प्रोटेक्शन दे ताकि हम पर जो एफआईआर हैं वो सीमित समय तक के लिए उसको रोक दिया जाए, उस पर कोई भी प्रक्रिया ना हो, कोई भी क्रिया ना हो। साथ ही साथ हमारे बैंक अकाउंट को ओपन करने का हमें आदेश दिया जाए और उसको कोर्ट अपनी निगरानी में रखे कि हम पैसा कस्टमर को ही वापस कर रहे हैं। हमारी जमीन पर जब रजिस्ट्री हो तो रजिस्ट्री करते हुए हम कस्टमर की ही रजिस्ट्री कर रहे हैं और आप लोगों से हम आपका हिसाब किताब लेकर के आपकी क्या लायबिलिटी है, आपने क्या पैसा दिया है, आपकी रजिस्ट्री होगी, कब्जा अगर नहीं हुआ तो उसका रजिस्ट्री पेपर लेकर के आइए। अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप बाकी सबूत लेकर आइए। ये रास्ता मैंने कोर्ट से मांगा है और ये रास्ता मांगने के बाद ही आपके बीच में आया हूं। ये दो रास्ते मेरे पास हैं, या तो मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं, कोई क्या कहता है 2 साल से कह के लोगों ने देख भी लिया है, क्या हुआ है ये आप भी जानते हैं, अंजाम क्या है ये आप भी जानते हैं। जो लोग आपको बड़ा बड़ा वादा करते थे, आश्वासन करते थे, आज वो हाथ खड़ा कर चुके हैं, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आज की डेट में आपस में एक दूसरे की मां बहन को गालियां दे रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास कानून की जानकारी है, ना उनका आपके साथ खड़ा होना कहीं से लीगल बनता है या लॉजिकल बनता है। आपसे चंदा लिया जा रहा है एनजीओ बना बना करके ताकि पैसे को वो जस्टिफाई कर सके चंदे के नाम पर, अन्यथा उनका कोई भी मोटिव इस बात का कतई नहीं है कि आपकी लायबिलिटी दूर की जाए। मैंने दूसरा रास्ता जो अपनाया मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। माननीय न्यायालय के अंदर मैंने आवेदन डाला है और अपने वकील के द्वारा मैंने इस शपथ पत्र को डाला है कि मेरे ऊपर मेरे कस्टमर्स की लायबिलिटी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, कोर्ट में आपके लिए जा रहा हूं, आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। आप में से किसी की लायबिलिटी से डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं खुद न्यायालय को लिख करके दे रहा हूं, दे चुका हूं हलफनामे में कि मुझ पर इतनी लायबिलिटी है, मैं ये पैसा आपका चुकाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिछले 1.5-2 साल के प्रयासों में ये मैंने धन की अदायगी की जिसका ब्यौरा मुझे आज तक नहीं दिया गया कि किसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। पैसा चुका देने के बाद उनकी चेक आज भी कस्टमर के पास में है, लोगों ने अपने पास पैसे रख लिए हैं, लोगों ने कस्टमर को पैसे नहीं दिए हैं। आज की डेट में ज्यादातर लोग जिन्होंने कहा राशि जी फोन नहीं उठा रहे हैं वो सेटल्ड हैं, ज्यादातर लोग अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने कारोबार लगे हैं, ज्यादातर लोग या तो अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं या अपने किसी कॉमर्शियल काम में लगे हुए हैं। कोई परेशान नहीं है, परेशानी के सिर्फ दिखावा था 2-4-6 महीने ताकि आपको लगे बेचारा खुद परेशान है, हमें इसका साथ देना चाहिए, और आपको किसी और के हवाले करके वो निकल चुके हैं। आज की डेट में 6 माह का समय मैंने मांगा है कोर्ट के अंदर कि जिस दिन कोर्ट से यह आदेश आ जाता है कि हाँ कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी तैयार अगर है, तो कोर्ट की मॉनिटरिंग में, उसके मीडिएशन में, यानी वो बीच मध्यस्थता करके कस्टमर की लायबिलिटी का पूरा ब्यौरा ले करके हमने 3 रास्ते मांगे हैं कोर्ट से और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला रास्ता कि अगर आपका पैसा बड़ा छोटा चाहे जैसे हो, इमीडिएट में अगर आप उसे जमीन पे ले जाना चाहते हैं तो हम ऐसे लैंड बैंक भी लेकर आए हैं हमारे पास है जहां हमें किसानों को पैसा नहीं देना है, जहां हमें किसी को पैसा नहीं देना है। हम आपसे 1 रुपए भी डेवलपमेंट चार्ज लिए बगैर आपकी प्रॉपर बाकायदा रजिस्ट्री करा सकते हैं, आपको सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे देने होंगे। एक रास्ता हमारे पास पहला ये है कि आप अगर तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा के आप निकल सकते हैं। वो जमीनें अलग हैं, वो शहर अलग है, जमीनें अलग हैं, वो प्राइम लोकेशन जमीन नहीं, आपका पैसा सुरक्षित हो जाता है। दूसरा, हमारे पास काफी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कई ऐसी जगहों पर हमारे पैसे पड़े हुए हैं बिल्डर्स के पास जहां पर फ्लैट्स हैं, कॉमर्शियल प्लेट है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहां पर कुछ पैसे देने पड़ेंगे, दे करके आप रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक फ्लैट है, उस बिल्डर को हमने पैसा दिया हुआ है, मानिए 10 करोड़ मेरा वहां पड़ा हुआ है, फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए है
और उस फ्लैट में 20 लाख रुपए पे किया जा चुका है और 20 लाख खाली देना बाकी है। अगर आपकी लायबिलिटी 20 लाख रुपए की है तो 20 नया दे करके वो फ्लैट आपके नाम पर हो सकता है, अगर आप चाहें तो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। साथ ही साथ अगर आप लैंड लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो ऐसी जमीनें जो हमारे प्रोजेक्ट में प्राइम लोकेशन पर हैं, जहां हमें कुछ पैसे किसान को देना है, तो 10, 20, 30% आप डेवलपमेंट चार्ज देंगे, जो कोर्ट की निगरानी में रहेगा। वो पैसा किसान को ही जाएगा और वो जमीन आपके नाम पे हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जमीन नहीं, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, तो तीसरा रास्ता भी हमने कोर्ट में दिया है कि हमें 6 माह की समय सीमा दी जाए। हम अपने पैसों से, जो मेरे पास है, सारी लायबिलिटी नहीं उतर सकती, लेकिन मेरे पैसे जो जमीनों पे पड़े हैं, उन जमीनों को लिक्विडेट करके, बेच करके हम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं आपके पैसे की अदायगी के लिए। मैंने कोर्ट में लिख करके दिया है कि हमें 6 माह का समय दिया जाए। इस 6 माह के अंदर में जमीन पे रजिस्ट्री के द्वारा, डेवलपमेंट चार्ज के द्वारा, थर्ड पार्टी रजिस्ट्री के द्वारा या पैसे की अदायगी के द्वारा हम आपका पैसा आपको दे सकते हैं। और ये देना मेरी नियत है, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई नया काम नहीं करना है। आप उठाकर रिकॉर्ड देख लें, हजारों एकड़ जमीन आज भी कंपनी के नाम पर है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लें, कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए जमीनों पर किसान के पास एडवांस है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, दिल्ली एनसीआर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर और कई जगहों पर हमारे बिल्डर्स के पास पैसे पड़े हुए हैं, जहां पर हमने करोड़ों रुपए उनको दिए हेल्प के तौर पर। आज वो तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साहब, पैसा लेकर भागना क्या होता है। जिन बिल्डर्स को मैंने पैसा दिया, वो मेरे दुख की घड़ी मेरे साथ खड़े होने तैयार हुए। उन्होंने मुझसे ये बोला कि आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपने 10 करोड़ रुपए दिया है तो 6 करोड़ रुपए अगर आप मानते हैं तो 6 करोड़ रुपए की मैं किस्त बना देता हूं और आपको चुपचाप पैसा दे देता हूं, भाई अपने आप सेटल कर लीजिए। विश्वास जानिए, वो सब बोलेंगे इस बात को कि राशिद नसीम ने यही कहा था कि पैसा ले लेंगे, क्या करेंगे, इतना पैसा खाते खाते खत्म भी नहीं होगा और मर जाएंगे। लेकिन अगर इज्जत गवा दिया, सम्मान गवा दिया, विश्वास गवा दिया, तो जिंदगी भर नहीं कमा पाएंगे। मैंने ये जवाब दिया है लोगों को। आपके बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं, वो खुद इस बात को बोलेंगे कि जमीन की डायरेक्ट डील कलकत्ता की मेरे पास आई, जमीन की डायरेक्ट डील मांडा की मेरे पास आई, जमीन की डायरेक्ट डील मिर्जापुर की मेरे पास आई, जमीन की डायरेक्ट डील लखनऊ की मेरे पास आई, जमीन की डायरेक्ट डील उत्तराखंड की मेरे पास आई, नोएडा एनसीआर की मेरे पास आई। मैंने मेरे भाई हर जगह मना किया है, आप मानो या ना मानो। ये मैं आपको कह करके अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, सिर्फ अपनी नियत बताना चाह रहा हूं। भागना होता पैसा लेकर तो ये रास्ते भी थे मेरे पास। मैं अपने कस्टमर से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बड़े जतन के बाद मैं इस रास्ते पे चल पाया हूं, क्योंकि जब शुरू में लोग मेरे पास थे, मुझसे पैसा लेके जाते थे तो मुझसे वादा करके जाते थे कि सर आप परेशान मत होइए, मैं कस्टमर की लायबिलिटी उतारूंगा, कंपनी खड़ा करूंगा, जय शाइन सिटी, जय सिमडी सर नारे लगवाऊंगा, हिंदुस्तान में आपको इज्जत से बुलाऊंगा। उन्होंने मुझे रोका। अगर मैंने उनको 10 लाख रुपए दिए, 8 लाख रुपए उनके काम में इस्तेमाल हुए, 2 लाख रुपए 4 लोगों में बटे और 4 लोगों से मेरी बात कराई गई कि सर हमें पैसा मिल गया है, थैंक यू वेरी मच, मेरी बहन की शादी रुकी थी, मुझे लगा ये 10 लाख पूरा बटा है, लेकिन कहानी यही हुई, 10 लाख में 8 लाख रुपए अंदर गया, 2 लाख बटा। हकीकत यही हुई और बुरा मुझे बनाया गया। मुझे भी कहा गया कि आप परेशान मत होइए, हम कर रहे हैं। मैं नीचे नहीं बात करता था, मुझे लगता था 10 लाख पूरा बट रहा है। मुझे चोर बनाया गया, गद्दार बनाया गया, बेईमान बनाया गया, भगोड़ा बनाया गया, देशद्रोही बनाया गया, बलात्कारी बनाया गया। मैं 13 में अच्छा था, 14 में भगवान था, 15 में भगवान था, 16 में भगवान था, 17 में सर था, 18 में जय सिंधी साहब था, 19 के आधे तक भगवान था मैं साहब। 19 के आखिरी से लेकर 20 के पहले उससे तक ऐसा क्या मैंने लूट लिया 200 करोड़ देने के बाद कि मैं देशद्रोही हो गया, मैं गद्दार हो गया, मैं भगोड़ा हो गया। 5-7 सालों तक मैं वहां पे था, तब मैंने बेईमानी नहीं करी। जब पैसा भर भर कर आता था, जब लोगों को BMW, फॉर्च्यूनर, सफारी, न जाने कितनी गाड़ियां मिलती थी, जब मेरे फोन आता था कि सर आपकी दुआ से मैं एक मकान ले रहा हूं, 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, 30 लाख में पेमेंट कर चुका हूं, 70 लाख देना है, ड्यू डेट इतनी है, 50 लाख आप सपोर्ट कर दे, बाकी मैं दे दूंगा, बगैर हिसाब पूछे 50 लाख चुका दिया जाता था। तब मैं जय सिमडी सर था, तब मैं भगवान था।
जब लोग ये कहा करते थे कि सर मेरी टीम में लोग फॉर्च्यूनर चलने लगे हैं, मैं भी फॉर्च्यूनर चलता हूं, तो मेरी बेइज्जती होती है। सर मैंने BMW देखा है, मैंने मर्सिडीज देखा है, सोच रहा हूं इस बार दिवाली में, होली में, ईद में ले लूं, बर्थडे पे ले लूं। मैं कहता ठीक है जाके ले लो। तब मैं भगवान था। जब लोग ये कहा करते थे कि परिवार के साथ छुट्टियों पे जाना है, सर बात कर ली ट्रेवल एजेंट से, मुझे यहां घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, गाड़ी सारा इंतजाम हो जाता, तब मैं भगवान था। और 2019 के आखिरी में पैसा दे के मैंने हिसाब मांगा, आपको मेंटेन करना था और कोई पे आउट नहीं आना था, कोई रिवॉर्ड नहीं आना था, तो मैं गद्दार हो गया, तब मैं भगोड़ा हो गया। साहब आप मुझे बताइए कि आप ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा बेवकूफ हैं कि 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 के अंत तक आपको मेरी गद्दारी नहीं दिखाई दी, मेरी बेईमानी नहीं दिखाई दी, मेरी नियत नहीं दिखाई दी। इस दुबई में जो जगह लिया था मैंने रहने के लिए, उसी जगह पर मैं रहता था। 2018 में भी आप आए, 19 में भी आप आए, 20 में भी आप आए और मुझसे आप मिले। कहां भाग गया मैं? जिस ऑफिस को मैंने खोला था उसी ऑफिस में बैठता था। 18 में आप इनॉग्रेशन में आए, 19 में आप टीमों को लेकर के आए, 20 में आप आए मिलने के लिए, मिलके गए। मैं भागा नहीं, अब मैं भगोड़ा हो गया और आज भी आपसे मिल रहा हूं। और मेरी आपसे आज नजदीकी इसलिए हुई क्योंकि 2020 मैंने पूरा प्रयास किया लायबिलिटी उतारने के लिए, लेकिन जब मासूम बच्चे गिरफ्तार होने लगे, जब साइट पर काम करने वाले लोगों पर खतरा आने लग गया, तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं गाली खाता रहा लेकिन चुपचाप काम करवाता रहा, मैं गालियां खाता रहा लेकिन चुपचाप रजिस्ट्री कराता रहा। ऐसे न जाने कितने कस्टमर्स हैं जिनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई है, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मैंने डायरेक्ट सपोर्ट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे करीब 5 से 6 लोग हैं जो मुझसे कनेक्शन में थे, जमीन भी ली, प्रोजेक्ट भी लिया, पैसा भी लिया, सपोर्ट भी किया, काम उन्होंने नहीं किया और अपनी टीम से यही बोला कि भाग गए दुबई, वो लौट के नहीं आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे नाम भी खोलूंगा, लोगों ने जमीन भी ली, रजिस्ट्री करा के डेवलपमेंट चार्ज अपने पास रखा मेरे नाम पर। आज मैं आपको ये वाकया बता रहा हूं, अगली मीटिंग में नाम खोलूंगा और पैसा बताऊंगा। 1 रुपया मुझे नहीं दिया गया है और अपने सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सब बात नहीं कर रहा हूं। 1 रुपया कंपनी के पास नहीं आया है और उन्हें प्रोजेक्ट ये क्या करके दिया गया कि आप इस प्रोजेक्ट को लीजिए, लायबिलिटी खत्म करिए, जो पैसा आएगा उस पैसे का 20% लीगल केस में जाएगा, 80% जमीन खरीदने में जाएगा। 50 लाख रुपए से ऊपर कलेक्शन हुआ है वहां पर और 50 लाख रुपए में 5 लाख रुपए भी मेरे पास नहीं आया है, कंपनी को से नहीं आया है। इवन उल्टा कंपनी ने पैसा दिया है साइट विजिट कराने के लिए और मुझसे यह कहा गया है कि आपको पैसा आगे जाकर के मिल जाएगा, कंपनी में पैसा डाल दिया जाएगा। 50 लाख रुपए कलेक्शन करके कस्टमर की रजिस्ट्री कराई गई है, रजिस्ट्री भी हुई कस्टमर की, लेकिन वो पैसा वहीं पे पड़ा हुआ है और उनकी टीम त्राहिमाम कर रही है, त्राहिमाम कर रही है। आप सोचो 50 लाख रुपए कलेक्शन किया गया, तकरीबन 50 प्लॉट की रजिस्ट्री करा करके, 50 प्लॉट की रजिस्ट्री करा करके लायबिलिटी किसकी उतारी गई? 50 लाख रुपए इकट्ठा करके किसको दिया गया है? और चोर, बेईमान, भगोड़ा, गद्दार मैं हूं। ऐसे न जाने कितने प्रमाण मैं आपको दूंगा। अगर एक इंसान को बगैर जाने, जिसके नाम पर आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, दे दिए थे, एक इंसान को बगैर जाने, जिसके नाम, जिसकी आवाज पर आप अपने लाखों रुपए चेक काट दिया करते थे, उस इंसान को अब तक आप नहीं मिले थे। मैं आप लोगों को चंद दिनों के अंदर, एक बार हाईकोर्ट खुल जाने दीजिए, डेट लग जाने दीजिए, आदेश आ जाने दीजिए, उस दिन से मात्र 6 माह लूंगा। यह आपसे समय नहीं मांग रहा हूं, यह मैं लिख करके दे रहा हूं हाईकोर्ट के अंदर। 6 माह का समय लूंगा। 6 माह के अंदर अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी उतार दी जाए, यह मेरी कोशिश होगी। लेकिन अगर आज आपको मेरी बात पर विश्वास है, अगर आज आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा, बिलीव हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने असंतोष को खत्म करिए। मैं आपको रास्ते के बारे में फिर से बता देता हूं ताकि आपको पता चले मैं रास्ता क्या दे रहा हूं। गलत क्या हुआ मेरे साथ, वो मेरे कर्म थे, मेरा विश्वास था मेरे साथ गलत हुआ, कोई बात नहीं, मैं उसे सही कर लूंगा।
रास्ता मैं ये दे रहा हूं मेरे भाई, कोविड से पहले हम लोगों ने अपनी लीगल टीम तैयार करके माननीय न्यायालय के अंदर हम लोगों ने डाला है कि हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, हम इस लायबिलिटी को चुकाना चाहते हैं, हमारा ऑफिस खोलने का मौका दिया जाए, हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेशन किया जाए, ताकि हम अपनी जमीनों के द्वारा रजिस्ट्री कराकर अपने कस्टमर का पैसा चुका सके या उनकी रजिस्ट्री करा सके, जो मेरा अधिकार है, जो मेरा कानूनी अधिकार है। और ये अधिकार मुझे भारत देश का कानून देता है। हमारे ऊपर जितनी धाराओं में एफआईआर हैं या जो हमारा लेन देन में जो भी लीगल बनता है, ये सारे के सारे आउट ऑफ कोर्ट सेटल किए जा सकते हैं। ये कानून का प्रावधान है। अदालतों ने ऐसे न जाने कितने फैसले दिए हैं बड़ी छोटी कंपनियों के फेवर में कि जहां पर लोगों का विवाद खत्म किया जा सके। और मुझे भी लगता है कि एक समझदार कस्टमर होने के नाते आप भी ये चाहेंगे कि आपको आपके पैसे की अदायगी हो, फालतू के पचड़े में आप भी ना पड़े, और समझौते के लिए आप भी तैयार होंगे। अगर आपका 2 रुपए मेरे पास है, बढ़कर 2.5 रुपए हुआ है और मैं 2.5 देने तैयार हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई विवाद बचता है। और इस हलफनामे को लिखकर मैं कोर्ट में दे रहा हूं। कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है। जैसे कोर्ट खुलती है, हमारी डेट लगती है, आपको खबर लगेगी, आदेश आएगा, आपको खबर लगेगा। 6 माह का समय लिखकर हमने दिया है। मैं आपको इस पैनल पे खुल के बोल रहा हूं, जो वक्त लगेगा वही वक्त लगेगा। आपको तुरंत सूचना दी जाएगी, पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर माध्यम से। आप आकर के अपनी लायबिलिटी दीजिएगा, जमा करिएगा, और कोर्ट की निगरानी में आपकी लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास मैं 6 माह में करूंगा। ये रास्ता है। अब इसके बाद आपसे जो मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन के साथ एक सवाल आपसे खुद पूछिएगा, राशिद नसीम का आपके सामने आकर बात करने के पीछे वजह क्या है? क्या आपका कोई प्रेशर मेरे ऊपर है? क्या कोई लालच मेरे को आपने दिया है? क्या मैं आपसे किसी चीज की दबाव में आ गया हूं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहां कहीं पे भी हूं, अपने कारोबार, अपने काम, अपने सामर्थ्य के अनुसार सक्षम हूं कि मैं अपने जीवन को गुजार सकता हूं। मैं जहां कहीं भी हूं, बगैर आपसे बात किए कोर्ट में लीगली सारे केस डाल करके इस मामले को बहुत लंबा खींच सकता है, लेकिन नहीं। एक्चुअली मैंने स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दिए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें करी हैं। वो यहां की आवाज थी, वो यहां से नहीं, यहां की निकलने वाली आवाज थी। आज आपके बीच में आकर के अगर मैं ये काम कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान लौटकर आऊंगा, कोई ताकत नहीं रोकने वाली मुझे, क्योंकि ये आपका देश नहीं अकेले, ये हम सब का देश है। और कानून सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए। और मेरे देश का कानून मुझे अधिकार देता है। मैं कहीं भागा ही नहीं था, ये अफवाह फैलाई गई। आपको सूचना दे दूं, करीब 3 बार मैं हिंदुस्तान आया हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं आ सकता हूं, एक बार मैं दिल्ली आया हूं, एक बार मैं कलकत्ता आया हूं, और एक बार मैं मुंबई आया हूं। 3 बार मैं हिंदुस्तान आया हूं, लोगों से मिला भी हूं, लोगों से मुलाकात भी हुई है। लेकिन उस टाइम पर यह समय नहीं था कि मैं साइटों पर उतर करके आप लोगों के बीच में आता। क्यों? क्योंकि अगर वो कर लेता तो आज ये काम ना कर पाता। और अगर वृक्ष से वृक्ष चीज मेरे साथ होती है, मैं मान लेता हूं, अगर बाई द वे एफआईआरों की वजह से मेरी गिरफ्तारी भी होती है, तो साल, 2 साल, 6 माह का वक्त लगता है। इसके अंदर जमानत बड़े आराम से होकर के बाहर आकर आपकी लायबिलिटी मेरे दिमाग से हट जाती। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कई कंपनियों के साथ हुआ है। मत भूलिए सहारा, मत भूलिए रोज वैली, मत भूलिए आप पल्स, ऐसी न जाने कितनी कंपनियां हैं। जरा उठाकर देखिए इतिहास, क्या किसी कंपनी ने फाइट किया है कस्टमर का पैसा वापस करने के लिए? क्या किसी कंपनी ने अकाउंट बंद हो जाने के बाद भी कंपनी की लायबिलिटी उतारने के कस्टमर से बात की है? क्या किसी कंपनी ने इतने एफआईआर होने के बाद भी कस्टमर के बीच आकर बात करी है? मेरी कोई कॉर्पोरेट टीम आपसे बात नहीं कर रही है, मैं बात कर रहा हूं। मेरा कोई वकील आपसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मेरी नियत है कि मैं आपके सामने आकर के आपके पैसे की अदायगी करूं। कोर्ट और मैं, यही 2 लोग होंगे जिनकी मॉनिटरिंग में काम होगा। बाकी टीम होगी जो वर्क करेगी आपके लिए। लीगल टीम होगी, एग्जीक्यूशन टीम होगी और एडमिन टीम होगी। ये 3 टीमें मिल करके, लीगल टीम आपकी लायबिलिटी को पूरा बाकायदा लीगली चेक करके उसका अप्रूवल देगी। एग्जीक्यूशन टीम अगर पैसे की अदायगी देने करना है, पैसा कैसे जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगी। एडमिन टीम आपकी लायबिलिटी का पूरा बाकायदा ब्यौरा लेकर उसको क्रॉस चेक करेगी। यही 3 टीमें होंगी और बीच में मैं होऊंगा और कोर्ट होगी। 1 रुपए का भी काम बगैर कोर्ट के आदेश के ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे। तो यहां पर जो कुछ होगा वो माननीय न्यायालय के सुपरविजन में होगा।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपना समय बहुत बर्बाद किया। हो सकता है मेरी गलती है, 2 गाली मुझे और दे दीजिए, लेकिन अपने आप को आप बिल्कुल अब बेफिक्र मान करके संतोष के साथ बैठिए कि आपका काम होगा। पैसा वहीं जमीन पर पड़ा हुआ है। 40% कमीशन जाता था लोगों को। ये जो लोग बढ़िया बढ़िया सूट पहनते थे, घड़ियां पहनते थे, गाड़ियों चलते थे, कहां से आता था? उसी पैसे से आता था। 40 से 50% पे आउट, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, इनमें खर्च होता था। इसके बाद जमीन खरीदी जाती थी। आप मुझे बताइए, भागने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर भागता है, कम छोड़कर आता है। हमने 40 से 50% तो बांट दिया लोगों को, और बचा हुआ पैसा, जो पैसा बचा था, जमीन पर डालकर आज हजारों करोड़ की लायबिलिटी खत्म करने की बात कर रहा हूं। ये जमीन कहां से आई है? ये पैसे कहां से आए हैं? अब मुझे बताइए कि पैसा लेके भागा क्यों कौन है? जिन्हें 50% बांट दिया गया और जो डकार के बैठ गए, पैसा वो लेके भागे हैं, या जिसने 50% बांट दिया, जमीन खरीद के छोड़ दिया और आज भी लायबिलिटी उतारने के लिए लड़ रहा है? बताइए भागा कौन है? मेरा सवाल आपसे, अगर जमीन ना होती, कितनी कंपनियां भागी हैं? क्या किसी कंपनी के मालिक ने यह कहा कि आइए मैं आपकी रजिस्ट्री करा देता हूं? क्योंकि जमीन ही नहीं लोगों के पास में, हमारे पास है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कम से कम 1000 बीघे से ज्यादा, मेरी कैलकुलेशन 2000 बीघे के ऊपर की है, 1000 बीघे से ऊपर जमीन रजिस्ट्री है इस समय आज की डेट में। 2018-19 से आपकी कोई लायबिलिटी मेरे सर पे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मेरे जमीन की कीमत बढ़ रही है, प्रॉपर्टी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि पैसा प्रॉपर्टी में डाला है। मैं बहुत आराम से आपकी लायबिलिटी उतार सकता हूं। आपसे निवेदन है, हमारे और आपके बीच में अब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूं और वो आपकी लायबिलिटी उतार सकते जो आपको भड़काते हैं, तो जाइए आप उनका साथ दीजिए। लेकिन अगर यह लगता है कि मैं आपकी लायबिलिटी उतार सकता हूं, तो आप मेरा साथ दें या ना दें, मैं लायबिलिटी तब भी उतारूंगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मानवता के नाते कि अगर मेरा प्रयास आपको लगता है सही दिशा में हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो कृपया करके आपकी दुआ, आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए। आपके कहने से कोर्ट नहीं गया हूं मैं, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैंने पैसे दिए हैं। मैं आपसे हो सकता है गलत बोल रहा हूं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट गलत नहीं बोलेंगे। शाइन सिटी के जितने अकाउंट हैं, आपका कोई बंदा अगर इन बैंकों में है, वहां से आप स्टेटमेंट निकलवा सकते, निकल जाएगा। चेक कर लीजिए पैसा किसके अकाउंट में गया है। रजिस्ट्रियां पता की जा सकती हैं, देख लीजिए रजिस्ट्री किसके नाम पर हुई है। एडवांस किसानों को दिए गए, लैंड मैनेजर जमीन अपने नाम पे लिखवाने लगे किसानों को बरगलाकर। किसानों ने भी मुझसे कहा, लैंड मैनेजर ने मुझसे कहा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए दिया है, 50 लाख आप ले लीजिए, 25 हम ले लें, 25 लाख किसान छोड़ देते हैं, पैसा वापस ले लीजिए। एक किसान नहीं मिलेगा जिससे मैंने पैसा वापस लिया हो, एक किसान नहीं मिलेगा। अब मुझे बताइए, 1 इंच जमीन मैंने किसी और को नहीं लिखी सिवाय कस्टमर्स को। लायबिलिटी का जो पैसा दिया गया, मैं आपको बैंक का डिटेल बता रहा हूं कि आप सारे बैंक स्टेटमेंट खुद चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज बैंक जैसे खुलेगा, अकाउंट जैसे खुलेगा, मैं उसको आपके सामने, मुझे न्यायालय में देना ही देना है, कोर्ट में देना ही देना है, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां चेक कर लें। इसके साथ साथ आज भी किसान से पैसा नहीं लिया, जो पैसा हमने एडवांस दिया वो पैसा नहीं लिया, 1 इंच जमीन बाहर नहीं बेचा। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग आपको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो किस लिए भड़का रहे, बहका रहे हैं? और इतनी दूर बैठ करके मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं आपसे बात करने क्यों आया हूं। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं और वादा करता हूं कि आपकी लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी सिर्फ कंपनी उतार पाएगी। आपकी लायबिलिटी को उतारने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा, मेरे द्वारा मिल सकता है। मैंने इससे पहले लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया, मैं कहीं नहीं भागा था। भागता 150-200 करोड़ रुपए दिया ना जाता, भागता तो 1000 रजिस्ट्री बाहरी वालों करा दी जाती, आपको नहीं कराई जाती। अगर भागता तो शायद मेरे ख्याल से आपसे बात ना करता। अगर मैंने पैसे दिए हैं, रिकॉर्ड है, अगर मैं रजिस्ट्रियां कराई है, रिकॉर्ड है, और आज मैं आपके सामने कोर्ट के द्वारा आ रहा हूं वापस, ये रिकॉर्ड है।
तो मेरी नियत को और मेरे प्रयासों को गलत मत समझिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कस्टमर